everyone, welcome back and good evening to everyone. So, I hope all of you are doing good. Yes, and you people are also enjoying these lectures. So, once again, good evening and a warm welcome to all those who are attending this class at this time. Okay, so as this is the rule of our class, let's just have a look on the recap of what we did in our lecture 5 so that we can start with our today's class. So, in our last class, which was our lecture number 5 on sequence of real numbers, we have covered a very important topic, which was the monotonic sequences. And out of that, I have covered four type of sequences, which is monotonically increasing sequence, monotonically decreasing sequence, then strictly monotonic increasing sequence, and finally strictly monotonic decreasing sequence. So as you know, if our sequence is a monotonic sequence, then it is either monotonically increasing or simply increasing sequence, or it can be a monotonically decreasing or simply decreasing sequence. And if we say that our sequence is strictly monotonic sequence, then it means either it is strictly monotonic increasing or strictly monotonic decreasing, which we simply call as strictly increasing or strictly decreasing. Okay. और अगर आपको याद हो, इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन समझने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे हमने देखा था कि हम कौन से तरीके हैं ऐसे जिनसे ये दिखा सकते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक है, मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. ठीक है, ये सब कुछ हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. आज का जो लेक्चर है हमारा वो बहुत ही थ्योरेटिकल लेक्चर होगा पर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. जैसे कि कई दिनों से कुछ सवाल आ रहे हैं हमारे पास कि क्या आप हमको थ्योरी कराओगे, आर यू गोइंग टू गिव द प्रूफ ऑफ द थ्योरम्स एंड स्टेटमेंट. सो येस, आई हैव टोल्ड यू अ लॉट मेनी टाइम्स दैट वी आर गोइंग टू कवर एवरी possible thing in this course so that you don't have to search here and there for the different kind of things. Okay, so you will get everything whatever possible from this course only. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. और आज का जो लेक्चर है हमारे पास वो थ्योरम्स और स्टेटमेंट्स और प्रूफ से होगा. सो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का जो लेक्चर है वो एक थ्योरम से, और देखते हैं हमारी जो थ्योरम है वो क्या कहती है. ठीक, बट उससे पहले मैं आपको बस कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगी. अब तक जो हमने कवर किया वो क्या क्या था. देखो, अब तक हमने ये देखा कि हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है. ठीक है, या फिर हम ऐसा बोलें कि सीक्वेंस ए एन है ना, कन्वर्जेस टू एल, कन्वर्जेस टू एल. या फिर हम ऐसा बोलें कि सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, है ना, और कन्वर्जेंट है तो कन्वर्ज कर रही होगी किसी एल पे. तो इसके लिए हमने क्या देखा, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एल इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए एन. और ये कब पॉसिबल होगा, जब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नॉट विच इज डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन अ नेचुरल नंबर फॉर विच व्हाट्स हैपनिंग मॉड ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट. है ना, तो हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पता है. ठीक, उसके बाद हमने, उसके पहले हमने एल विच इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था. ठीक, लास्टली हमने पढ़ा है मोनोटोनिक सीक्वेंसेस के बारे में. अब आज की हमारी क्लास का टास्क क्या है कि हमें इन दो पॉइंट्स को तो हम कनेक्ट कर चुके हैं कि if L is the limit of the sequence that means AN converges to L, it means AN is a convergent sequence. और हमने मोनोटोनिक पढ़ा है. अब हमें इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना है कि ये कैसे होगा. ठीक है, सो दिस इज द एजेंडा फॉर टुडेज क्लास. आई होप इट इज क्लियर कि आज हम करने क्या वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे और थ्योरम से ही शुरुआत होगी हमारी. और थ्योरम से शुरुआत करने के बाद हम उनके प्रूफ्स पे जाएंगे और डिटेल्ड में देखेंगे कि क्या हो रहा है. ठीक, तो लेट मी राइट डाउन समथिंग फॉर यू दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. और मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो. यानी अब मैं एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड लिख रही हूँ तो कोई ऐसा हो उसको पता ही ना हो क्या कन्वर्जेंट क्या होता है. इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इस स्लाइड में बता दिया है कि हमने ये चीजें कवर कर ली. ठीक है, सो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. इसका क्या मतलब है
बाउंडेडनेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने देखा कि एक सीक्वेंस को हम बाउंडेड अबव कब बोलेंगे, बाउंडेड बिलो कब बोलेंगे, और जब बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो हो जाएगा तो वो सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं बाउंडेड सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस के। क्या कह रही है थ्योरम हमारे पास कि अगर वी हैव अ सीक्वेंस और अगर वो सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है, तो फॉर श्योर वो बाउंडेड होगी। तो अगर समहाउ आप पता कर लेते हो कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो फिर आपको उसकी बाउंडेडनेस चेक करने की जरूरत नहीं है, वो सीक्वेंस ऑलवेज कैसा होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द proof of this theorem so that we are not talking only like okay ठीक है every convergent sequence bounded, आगे बढ़ गए. No, we should have the proof so that if some statement questions comes in exam we are ready to face it, ठीक है. सो प्रूफ में हम देखते हैं क्या करना है. तो हमें प्रूफ क्या करना है, बाउंडेड प्रूफ करना है, और किसको, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस को, ठीक. तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास an जो है वो क्या है, वो हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है. अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता रखी है ना, कि कोई भी अपसाइलन आप दो मेरे को, है ना, फॉर एनी गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो, for any given epsilon greater than 0 what happens, there exists n naught, है ना, natural number which depends on epsilon. n naught हमारे पास एक ऐसा natural number exist करेगा such that what happens, mod an minus l is less than epsilon for all n greater than equals to n naught, ठीक है. अब देखो, हमको अगर याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि एन सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस की हमने डेफिनेशन, अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं कि हमने बाउंडेड सीक्वेंस क्या पढ़ा था, तो यही था ना कि अगर हमारे पास स्मॉल m एंड कैपिटल M दो रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं वेयर m इज लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल M, सच दैट क्या हो जाए, जो हमारा an है वो ऐसा कुछ रिलेशन होल्ड करे फॉर ऑल n, तो वो सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी. या उसी को हमने दूसरे तरीके में क्या पढ़ा कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट क्या हो रहा, मॉड an इज लेस देन और इक्वल्स टू m फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, है ना. यानी कि जो an है मेरा वो -m2 प्लस m के बीच में लाई करे. ये सारी चीजें हमने बाउंडेड सीक्वेंस में देखी. मतलब इन शॉर्ट सीक्वेंस का हर एक नंबर जो है वो किन्हीं दो रियल नंबर के बीच में लाई करे, ठीक है. सो वही हमें प्रूव करना है यहाँ पे. तो अब देखो, हमें ये पता है कि जो सीक्वेंस an है वो कन्वर्जेंट है, तो हमने उसकी ये डेफिनेशन लिख दी. अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस मॉडुलस प्रॉपर्टी को ओपन करके इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और एक्सपैंड करूं तो ये कैसा दिखेगा, माइनस अपसाइलन से an माइनस एल जो है वो अपसाइलन तक है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट. तो l माइनस अपसाइलन से an की जो वैल्यू है वो l प्लस अपसाइलन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n नॉट. तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि जो सीक्वेंस का हर एक टर्म है जिसका इंडेक्सिंग n नॉट से स्टार्ट हो रहा है वो ऑलरेडी बाउंडेड हो गए हैं. सी, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन देती हूँ तो मैं ऐसा कह सकती हूँ, फ्रॉम वन every term of the sequence, every term of sequence starting from where, starting from index n naught, okay, starting from index n naught is bounded between which two numbers l minus epsilon to l plus epsilon, है ना. और सीक्वेंस का अगर हर एक टर्म बाउंडेड हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगी. तो अब हमारे पास सिर्फ कितने टर्म्स बचे हमें बाउंडेड दिखाने के लिए, इनिशियल n नॉट माइनस 1 टर्म्स जो हैं अगर हमने उनको बाउंडेड दिखा दिया तो वी आर डन, क्योंकि उसके बाद वाला तो हर एक टर्म बाउंडेड हो ही रहा है फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक. तो वही हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे अभी. ऑलराइट, तो देखते हैं, ये हमने लिख दिया. अब देखो हमें क्या करना है, l माइनस अपसाइलन से l प्लस अपसाइलन के बीच में है सारे के सारे नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम n नॉट. तो अब एक बात समझो, हमने एक डायग्राम देखा था
जिसमें हमने यहाँ पे लिखा था कि ओके फंक्शन है हमारे पास एक सीक्वेंस, तो ये हमने इंडेक्सिंग यहाँ दिखाई थी। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया था एन नॉट माइनस वन, देन दिस इज एन नॉट, फिर एन नॉट प्लस वन, दिस इज एन नॉट प्लस टू एंड सो ऑन। तो आगे के सारे टर्म्स जो हैं यहाँ पे जो ए एन नॉट आएगा, ए एन नॉट प्लस वन, ए एन नॉट प्लस टू, जो भी आएंगे वो सब बाउंडेड है। हमें सिर्फ ये जो ए वन है, ए टू है, ए थ्री है और ये ए एन नॉट माइनस वन है, इन एलिमेंट्स को सिर्फ बाउंडेड दिखाना है। ठीक, तो अब एक बात बताओ, ये वाले ऑलरेडी बाउंडेड है, इनको बाउंडेड दिखाना है तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही है ना हमारे पास, क्योंकि एन नॉट एक पर्टिकुलर नंबर है। तो ये जो एन नॉट माइनस वन नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये फाइनाइट होंगे, और जब ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो ऑब्वियस सी बात है इनका लोअर बाउंड और अपर बाउंड होगा। और लोअर बाउंड क्या होगा, अगर हम इन्हीं में से मिनिमम वैल्यू चूज कर ले, है ना, और अपर बाउंड क्या होगा, इन्हीं में से मैक्सिमम वैल्यू चूज कर ले। कीपिंग इन माइंड वन मोर थिंग, क्या, सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक k1 लेट कर लेती हूँ और उसको क्या लेती हूँ मैं, मिनिमम ऑफ a1 a2 a3 एंड टिल व्हाट पॉइंट a n नॉट माइनस वन। ठीक है, तो मैं इनिशियल वाले जो एन नॉट माइनस वन टर्म्स है उनको दिखा दूंगी, लेकिन मुझे तो फॉर एवरी एन दिखाना है ना, क्योंकि मैं इनको भी एक साथ ही दिखाऊंगी, इनिशियल एन नॉट माइनस वन को भी और बाद वालों को भी एक साथ मुझे दिखाना है। तो देखो मैं यहाँ एल माइनस एप्सिलॉन कंसीडर कर सकती हूँ क्या, क्योंकि इतने वाले एलिमेंट्स में आपको कोई ना कोई मिनिमम तो मिल ही जाएगा, अगर इनमें से कोई मिनिमम होगा तो भी ए एन का लोअर बाउंड हो जाएगा वो, है ना, अगर l माइनस वन है तो भी वो सबका लोअर बाउंड हो जाएगा। और अगर मैं k2 चूज करती हूँ मैक्स, ठीक है, a1 a2 a3 टिल व्हाट पॉइंट a n नॉट माइनस वन एंड दिस इज l प्लस एप्सिलॉन। तो अब अगर इन दोनों को देखोगे तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या, कि जो मेरे पास an है वो k1 से k2 के बीच में है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, क्योंकि आप देखो l माइनस एल प्लस एप्सिलॉन जो है वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड है किसके, an के, विच आर फ्रॉम n नॉट, और उनके पहले वालों के लिए क्या कर दो, उन्हीं में से मिनिमम और मैक्स चूज कर दो, तो आपको पूरे an का मिल जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो व्हाट डज इट इम्प्लाई, कि जो आपका सीक्वेंस an है वो कैसा है, सीक्वेंस an इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, हेंस प्रूव्ड दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। और वही हमने यहाँ पे लिखा है कि an को हम एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेके चले थे एंड वी एंडेड अप प्रूविंग दैट an इज बाउंडेड। So now from now onwards, if you get any sequence which is convergent, you already know, then you are very much sure and you don't need to check whether it is bounded or not. It is for sure bounded. Okay. I hope the theorem number one that we covered is clear to all of you. ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थ्योरम। और अभी हमारे पास ना कुछ स्टेटमेंट्स भी आएंगे, ठीक है, उनको भी हम प्रूफ करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। जैसे अगर हमारा ए एन कन्वर्जेंट है तो क्या मॉड ए एन कन्वर्जेंट होगा, है ना, ये सब चीजें भी हम कवर करेंगे। अब देखो हमने क्योंकि पढ़ लिया है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था क्लास में कि स्टार्टिंग में कि हमें आज डॉट्स कनेक्ट करने हैं ना, जैसे मैंने लिमिट ऑफ द सीक्वेंस को कनेक्ट किया कन्वर्जेंट के साथ, ठीक, अभी मैंने बाउंडेड सीक्वेंस को भी कनेक्ट कर दिया किसके साथ, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के साथ। अभी मोनोटोनिसिटी बची है तो हमें उस डॉट को भी कनेक्ट करना है, तो अब जो हम थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं वो उससे रिलेटेड है, ठीक है, और उसके जो प्रूफ में जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो हमने ऑलरेडी इस कोर्स में कवर कर ली है। दैट इज वाई आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप, सो दैट अगर हम कोई प्रूफ कर रहे हैं सो वी डोंट नीड एनीथिंग दैट वी हैव नॉट इवन टच्ड राइट नाउ, ठीक है, जो कुछ हमने पढ़ा है वो ही यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं यूज होगा जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। सो थ्योरम हमारे पास यहाँ पे पहली थ्योरम है, वो क्या कहती है कि एवरी मोनोटोनिकली, एवरी, let me write it down for all of you and then I'm going to explain it, ठीक है, so every monotonically increasing sequence which is bounded above, ठीक है, which is bounded above is convergent, is convergent and it converges to
converges to what? Any idea? Can you write it in the comment section? And it converges to its least upper bound. ठीक है, जिसको हम क्या लिखने वाले हैं अब से? लीस्ट अपर बाउंड को LUB, मैंने उस दिन भी आपको बताया था। ठीक है, तो देखो थ्योरम क्या कह रही है कि अगर हमारे पास, हमने देख लिया लास्ट क्लास में कि हम कैसे एक सीक्वेंस को चेक करते हैं। अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, कि हाउ डू वी चेक वेदर द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक और नॉट। आई थिंक सेकेंड क्लास में हमने बहुत सारी अप्रोचेस देखी थी कि हम कैसे चेक करते हैं एक सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड है या नहीं। तो देखो, अब अगर हमें पता है कि एक सीक्वेंस बाउंडेड है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो हमारा मेन मोटिव क्या है सीक्वेंस के चैप्टर में, कि हम चेक कर पाए कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं, और अगर कन्वर्जेंट है तो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, उसका लिमिट क्या है। तो बस वी आर डन हियर। सी, अगर हमने चेक कर लिया कि एक सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और वो बाउंडेड अबव है, तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। और ये थ्योरम उसकी लिमिट भी हमको बता रही है कि वो कन्वर्जेंट होने के साथ साथ कहाँ कन्वर्ज करेगा, अपने लीस्ट अपर बाउंड पे करेगा, मतलब अपने सुप्रीमम पे करेगा, जिसकी बात हम सुप्रीमम क्या होता है, सुपीरियर इंफीरियर क्या होता है, ये सब हम लास्ट में देखेंगे, कंफ्यूजन हमें अभी क्रिएट नहीं करना। ठीक है, सो क्लियर है, ये थ्योरम कनेक्ट कर रही है कौन से डाउट को, जो हमारा डॉट था, बाउंडेडनेस को, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग को किसके साथ, कन्वर्जेंट के साथ। और इस जो थ्योरम की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सिर्फ हमें ये नहीं बताती है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये भी बताती है कि उस सीक्वेंस का लिमिट क्या है, वो कन्वर्ज कहाँ कर रही, विच इज व्हाट, विच इज आर लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो इन पे हम क्वेश्चंस करेंगे, बट जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, आज हम जो जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सब निपटा देंगे। ठीक है, तो सिर्फ हम थ्योरम नहीं लिखेंगे, उसका हम प्रूफ भी करेंगे, ताकि हमको अच्छे से क्लियर रहें चीज़ें। ठीक है, सो वी विल बी गोइंग लिटिल बिट इन डिटेल सो दैट, और ये प्रूफ्स बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि इन एग्जाम वी हैव नॉट बीन आस्क्ड प्रूफ। हमारा जो एग्जाम है वो MCQ, MSQ एंड NAT टाइप क्वेश्चंस पूछता है, वी डोंट नीड इट, बट ट्रस्ट मी, when you deal questions from section B and sometimes from section A also, there are theoretical questions where you should have the knowledge about doing things theoretically, not only solving and getting numerical things. Okay, that's why I'm telling you the proofs. अब proof क्यों बताया, देखो, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं जिनका हमें यूज़ करना है। और अगर देखो, अब यही आपको पता लगेगा कि कैसे आप सोचोगे कि वो चीज़ यूज़ हो रही है, पढ़ तो लिए बट यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या बोला है कि सीक्वेंस जो है हमारे पास वो कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो मान लो कि लेट AN बी अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और उसके साथ साथ क्या बोला है, बाउंडेड अबव भी है, तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। ठीक है, और अब हमें प्रूफ क्या करना है कि वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, और कन्वर्ज करेगी कहाँ पे, अपने लीस्ट अपर बाउंड पे। देखो, कभी कभी आप देखोगे कि ये जो थ्योरम है उसको सिर्फ इतनी सी बात पे भी खत्म कर दिया गया है, ऐसे, every monotonically increasing sequence which is bounded above is converges to its least upper bound. ठीक है, तो अगर आप वो ऐसा भी लिखते हो तो भी ठीक है, और अगर आप ऐसा लिख रहे हो that is also fine. So what we have assumed according to the given information कि AN जो sequence है हमारे पास वो monotonically increasing sequence है and bounded above sequence है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है, हमारा क्लेम क्या है, क्लेम का मतलब होता है दैट व्हाट डू वी वांट टू प्रूव। सो वी हैव टू प्रूव दैट AN converges to LUB विच इज आर लीस्ट अपर बाउंड। और अगर मैं ऐसा लिख रही हूं तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, जहां पे LUB क्या है, सीक्वेंस का लिमिट है। ठीक है, सो प्रोसीड करते हैं। अब देखो, बोला है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, तो हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करें। ठीक है, सो मान लेते हैं कि लेट U जो है मेरे पास वो क्या है, लेट U बी एन अपर बाउंड या फिर लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, लेट L बी द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस AN, क्योंकि हमारे पास वो तो पहले से है ना, बाउंडेड अबव है, तो फॉर श्योर उसका लीस्ट अपर बाउंड होगा। बस हमें ये दिखाना है कि सीक्वेंस उस पर कन्वर्ज कर रही। अब अगर लीस्ट अपर बाउंड है तो अब याद करो, हमने एक
थ्योरम पढ़ी थी, या जब मैंने आपको एलयूबी और जीएलबी बताया था, तो आपको कुछ 2 पॉइंट्स बताए थे, जिसमें से मैंने आपको ये बताया था कि फॉर एनी गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो, फॉर एनी गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो, हमारे पास u माइनस अपसाइलन जो होगा वो क्या नहीं होगा, दैट इज नॉट अ अपर बाउंड। याद करो। और ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं, देखो u मेरे पास क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या है कि वो पहली बात तो अपर बाउंड है, और अगर मैं जितने भी अपर बाउंड्स का सेट बनाऊं, सेट ऑफ अपर बाउंड्स में, दैट इज द मिनिमम वैल्यू, तो उससे छोटा तो कोई वैल्यू होगा तो वो अपर बाउंड ही नहीं होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो u माइनस अपसाइलन क्या होगा, वो हमारे पास एक अपर बाउंड ही नहीं होगा। तो फिर मैंने आपको एक रिजल्ट सिखाया था, इट इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट व्हाट, देयर एग्जिस्ट m अ नेचुरल नंबर फॉर विच व्हाट हैपेंस, फॉर विच, यानी कि सिंपली मैंने ये बताया था, अगर यहाँ देखो u अगर क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे u माइनस अपसाइलन है, तो अगर सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तो इनके बीच में एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। सिखाया था ये थ्योरम, that if u is the least upper bound, then in between u minus epsilon and u there always exists a natural number, sorry, there always exists a positive integer m where am is the corresponding sequential element। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये u माइनस अपसाइलन क्या बन जाता, अपर बाउंड, एंड इनफैक्ट लीस्ट अपर बाउंड बन जाता। ठीक है, तो बस ये हमें डिस्कस करना है, ये हमने देख लिया। सच दैट व्हाट हैपेंस कि u माइनस अपसाइलन से एक एलिमेंट हमको जो है वो बड़ा मिल रहा है। ठीक है, ये थ्योरम थी। अब यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, देखो, सिंस an इज व्हाट, an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना, ऐसा हमने देखा है। अब अगर an मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि u माइनस अपसाइलन तो am से है ही बड़ा, मतलब u माइनस अपसाइलन इज स्मॉलर देन am, एंड जो am होगा वो लेस देन इक्वल्स टू an होगा फॉर ऑल व्हाट, फॉर ऑल m लेस देन इक्वल्स टू n। इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, देखो इंडेक्सिंग देखो, अगर m यहाँ है और n यहाँ है तो इसके करस्पॉन्डिंग am और an, तो m अगर लेस देन इक्वल टू n है तो ऐसा होगा कि नहीं। सीक्वेंशियल एलिमेंट्स अगर इंक्रीजिंग हैं तो उसका मतलब यही रिलेशन होगा। तो इस वाले लाइन से मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ कि u माइनस अपसाइलन इज लेस देन और इक्वल्स टू an, राइट, ऐसा लिख सकती हूँ। और ये एक और चीज यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसके अलावा, वो क्या होगा, और ये हो किस चीज के लिए लाए, देखो ये फॉर ऑल m लेस देन इक्वल्स टू n के लिए हो रहा है। ठीक है, फॉर ऑल m लेस देन इक्वल्स टू n के लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे देखो, वो क्या है, एक ही स्लाइड पे मैं कर रही हूँ ताकि समझ में बेटर आता रहे, बार बार स्लाइड चेंज करूंगी तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। सो आई एम राइटिंग ऑन द सेम स्लाइड। सिंस u इज द व्हाट, सिंस u इज द लीस्ट अपर बाउंड, है ना, ऑफ सीक्वेंस an। अब अगर लीस्ट अपर बाउंड है तो उसकी भी तो प्रॉपर्टी लगेगी सीक्वेंशियल एलिमेंट्स पे, क्या, कि जो an होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू क्या होने वाला है हमारे पास, u होने वाला है। देखो an will always be what, less than equals to u for all n belonging to what, natural number। तो अगर ये u लीस्ट अपर बाउंड है तो मैं ऐसा भी तो कह सकती हूँ कि ये u जो होगा वो u प्लस अपसाइलन भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। देखो दैट योर an विल बी लेस देन और इक्वल्स टू u प्लस अपसाइलन, या और मैं आपको बेटर तरीके से समझाऊं तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ an लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, u, and that is also going to be what, less than, okay, less than u plus epsilon for any epsilon which is what, greater than 0, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड है तो हर एक एलिमेंट उससे या तो क्या होगा, बराबर होगा, या उसके उससे छोटा होगा। तो इस वाले लाइन से हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो an है वो क्या हो रहा है, लेस देन u प्लस अपसाइलन हो रहा है फॉर ऑल n, ऐसा कुछ होल्ड होगा, चेक करो।
एंड ओके वन मोर थिंग यहाँ पे, क्योंकि हम अभी an से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक। अब अगर मैं इसको क्या करूँ, 1 मार्क कर दूँ और इसको मैं सेकेंड मार्क कर दूँ, सो आर वी एबल टू डू समथिंग हियर? यस, कि अब देखो फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम कंबाइन करते हैं तो कैन वी से कि u माइनस अपसाइलन से जो an है मेरा वो u प्लस अपसाइलन के लिए। लेकिन अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे, वो क्या है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें m और n पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, m लेस देन इक्वल टू n के लिए, है ना, और ये फॉर ऑल n विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये किसके लिए होल्ड होगा, ये सिर्फ m लेस देन इक्वल्स टू n के लिए होल्ड होगा, ठीक है। तो दिस हैपेंस फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले जो इनइक्वालिटी लिखी है मॉडुलस प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ कि नहीं? हाँ जी, देखो ऐसा अगर मैं लिख दूं an माइनस का u एंड देन दिस इज अपसाइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, तो क्या बन गया, मॉड an माइनस का u इज लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो अब मैं जिन लाइंस को अंडरलाइन कर रही हूँ आप सिर्फ वो पढ़ना, ठीक है। What I am underlining, for any given epsilon greater than 0, there exists a natural number m for which mod an minus u is less than epsilon for all n greater than equals to m. And what does this mean? This simply means that sequence an converges to u, and what is our u? U is the least upper bound. So it proves that sequence an converges to its least upper bound which is u simple, ठीक है। सो मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, थ्योरम क्या थी कि एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबव इज कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड LUB, ठीक है। तो पहले हमने लेट किया कि सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड है, हमें दिखाना है वो LUB पे कन्वर्ज करेगा, तो u को LUB मान लिया। अब अगर u LUB है तो u माइनस अपसाइलन इज नॉट एन अपर बाउंड, तो u माइनस अपसाइलन से एक बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। सीक्वेंस मोनोटोनिक था तो ये हमने लगा दिया, और फिर LUB है तो an लेस देन u प्लस अपसाइलन भी होगा, और फिर दोनों इक्वेशंस को मर्ज करके हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा के शो कर दिया दैट द सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड u, ठीक है। आई होप जो प्रूफ है वो समझ आया होगा, ठीक है। तो ये हमारी पहली थ्योरम थी। अब इसी से मिलती जुलती हमारे पास सेकंड थ्योरम भी है, ठीक है। और अगर किसी को कोई भी चीज समझ नहीं आती है, प्लीज डू आस्क ईदर ऑन टेलीग्राम और इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है। सो थ्योरम नंबर 2 हमारे पास क्या है, वो कुछ ऐसा कहती है कि एवरी मोनोटोनिकली decreasing sequence which is bounded below converges to its greatest lower bound, ठीक है, greatest lower bound। तो देखो सिंपल है ना। अब एक और कनेक्शन हमें मिल गया, क्या, सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो मतलब वो कन्वर्जेंट होगी, और ये थ्योरम ये भी बता रही है कि वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, अपने GLB पे, ग्रेटेस्ट टू लोअर बाउंड पे। दिस इज आवर थ्योरम नंबर 2, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ होगा वो आपके लिए होमवर्क होगा, मैं आपको एक हिंट जरूर दे रही हूँ, ठीक है। जैसे सीक्वेंस an माना आपने, वो क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड बिलो है, ठीक है। तो मान लो कि g एक नंबर है हमारे पास, उसको आप मान लो कि दिस इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक। अब हमें क्लेम क्या करना है कि जो सीक्वेंस an है वो कहाँ कन्वर्ज करे, अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी GLB पे। तो हमने देखो एक सेकंड पॉइंट पढ़ा था जब GLB पढ़ा था कि अगर g जो है हमारे पास वो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो किसी भी अपसाइलन के लिए क्या होगा हमेशा, अब अगर हमारे पास g जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो जो g प्लस अपसाइलन होगा वो तो लोअर बाउंड भी नहीं होगा, यहां से समझ सकते हो।
अगर ये G है विच इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सीक्वेंस का लोअर बाउंड है, तो सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट इससे बड़ा होगा। तो G प्लस अपसाइलन अगर यहाँ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, ये लोअर बाउंड तो होगा नहीं। और वो स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा था वो क्या कहता है कि एक एलिमेंट पक्का एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में। तो मतलब एक ऐसा M एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे क्या हो, ये जो AM है वो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू G प्लस अपसाइलन हो जाएगा। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, है ना? अगर सबको याद हो कि, और इनफैक्ट हमेशा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो इक्वालिटी नहीं लगेगी, AM इज ऑलवेज लेस देन G प्लस एप्सिलॉन। ठीक, अब सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। यस, तो अब हम यहाँ पे अपनी, जैसे हमने इस वाले में किया था कि हमने AM लेस देन AN दिखाया था व्हेन M इज लेस देन N इंक्रीजिंग के लिए, तो यहाँ पे उल्टा दिखा देंगे। ठीक है, सो बस वैसा ही सेम प्रोसेस करना है, हिंट मैंने दे दिया है और आपको वहां से मिल जाएगा वापस से वही इनइक्वालिटी लास्ट में मॉडुलस वाली, जिससे आप ये प्रूफ कर पाओगे कि जो सीक्वेंस AN है विच इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो इट कन्वर्जेस टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज एक्चुअली कि क्या इन थ्योरम्स का जो कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू होगा क्या। यस, एंड इनफैक्ट एक और चीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, आई थिंक इस थ्योरम में मैंने वो चीज मिस करी है। यस, सो ये थ्योरम क्या कह रही थी कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो हम जब भी कोई थ्योरम प्रूव करेंगे तो हम उसका जो कन्वर्स पार्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। आई एम सो सॉरी दैट आई फॉरगॉट टू डिस्कस दिस पार्ट। ठीक है, तो क्या इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट ट्रू है, यानी कि अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या वो कन्वर्जेंट होगी। ओके, सो लेट मी जस्ट राइट हियर फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो मैं क्या बोल रही हूँ, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, व्हाट डू यू पीपल थिंक, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम नीड नॉट टू बी ट्रू। ठीक है, ऑफ दिस थ्योरम नीड नॉट टू बी ट्रू, यानी कि कहना क्या चाहती हूं कि इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड, इफ सीक्वेंस इज बाउंडेड तो इट मे और मे नॉट कन्वर्ज। ठीक है, इट मे और मे नॉट कन्वर्ज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है ना, एवरीबडी नोज अबाउट दिस एग्जाम्पल, हमने भी डिस्कस किया है -1 टू द पावर n। ठीक है, और हमने इसको बाउंडेडनेस में भी देखा था इस सीक्वेंस को। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये सीक्वेंस जो है एक ऐसी सीक्वेंस है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस बिटवीन व्हाट -1 एंड +1। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये सीक्वेंस हमारे पास कैसी है, ये कन्वर्जेंट नहीं है। अब कैसे कन्वर्जेंट नहीं है ये हम देखेंगे आगे। ठीक है, बट दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, बट दिस इज बाउंडेड। तो वही कह रही हूँ कि कन्वर्स जो है इस थ्योरम का वो ट्रू नहीं है, कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड होगा तो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो, बट कन्वर्जेंट है तो फॉर श्योर बाउंडेड होगा, है ना। तो यहाँ पे एक नोट करके आप लिख सकते हो, है ना, और वो नोट क्या होगा आपके लिए कि जो बाउंडेडनेस की कंडीशन है ना, वो हमारे पास कैसी कंडीशन है, दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, लेट मी राइट डाउन फॉर यू, बाउंडेडनेस is a necessary condition, is necessary condition for convergence of sequence, for convergence of sequence। what does it imply कि अगर हमारे पास सीक्वेंस an जो है वो बाउंडेड नहीं है, ठीक है, इफ सीक्वेंस an इज नॉट बाउंडेड तो मोनोटोनिसिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लिख दो सीक्वेंस an इज नॉट कन्वर्जेंट। ये मतलब होता है नेसेसरी कंडीशन का, कि अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप कुछ नहीं कह सकते हो, लेकिन अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। ठीक, और अगर सीक्वेंस an जो है वो कैसी है, वो बाउंडेड है, तो an जो है वो क्या हो सकती है, वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है और नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी हो सकती है। ठीक है, तो इन दैट केस यू हैव टू चेक, एंड द लास्ट ऑप्शन टू चेक इज दैट आपको उसकी मोनोटोनिसिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर वो
मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है तो अपने लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी, और अगर वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एंड बाउंडेड बिलो है तो अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी. ठीक है, so that is why boundedness is considered to be what the necessary condition for the convergence of any sequence. ठीक, उसी तरीके से हमने यहाँ पे जो थ्योरम नंबर 1 पढ़ा कि एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबव इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड, एंड एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इट्स विच इज बाउंडेड बिलो कन्वर्जेस टू इट्स जीएलबी. तो ये थ्योरम जो है ये जो है इसका भी सेम जो बाउंडेडनेस से कनेक्शन है वो सेम ही है ना, कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज दैट इट इज बाउंडेड. ठीक है, वही वाली है. और कंडीशन जो हमारे पास नेसेसरी है वो क्या होगी, बाउंडेडनेस वाली होगी, और सफिशिएंट जो है वो क्या होगी कि मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड हो हमारे पास. ठीक, तो आई होप इतनी चीजें जो है वो क्लियर हो गई हैं आप सबको. ठीक है, तो अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीजें करते हैं. अब एक बहुत बड़ा डाउट है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कि हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो पढ़ लिया, ठीक है, समझ में भी आ गया, क्वेश्चंस देखेंगे कैसे प्रूव करना है, बट व्हाट अबाउट द सीक्वेंसेस विच आर नॉट कन्वर्जेंट. और यहाँ एक बहुत बड़ा डाउट है. ठीक है, तो इस डाउट को हम सबसे पहले क्लियर करेंगे. और आई थिंक अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है यू कैन जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर 1 मिनट, है ना, उसको रिवाइज कर लो और अपना माइंड जो है वो थोड़ा सा फ्रेश कर लो, क्योंकि अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं और इसके बिहाफ पे भी हम यहाँ पे कुछ एक दो थ्योरम्स लिखेंगे. ठीक है, सो टेक 1 minute ब्रेक एंड जस्ट क्लियर अप योर माइंड सो दैट यू पीपल आर रेडी टू ग्रैब द न्यू थिंग्स. Ready everyone to proceed towards another thing which is also quite important. Okay, so let's start with it. Now comes the point कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस an है ना, which is not convergent, सीक्वेंस an which is not convergent. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो बोलेंगे ही. बट अगर आप बुक्स देखोगे कुछ इंडियन ऑथर्स की बुक देखोगे आप, या कुछ और बुक्स देखोगे, तो जैसे कि आप एनपी वाली सर की बुक देखोगे, है ना, या फिर आप एस.सी. मलिक सर की बुक देखोगे, तो वहाँ पे आपको दो कैटेगरी मिलेंगी. एक है हमारे पास कि अ सीक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्जेंट मे बी अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस और इट मे बी एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस, है ना, इट मे बी एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस. बट कई बुक्स आप ऐसी पढ़ोगे जहां पे क्या होगा कि सिंपली अ सीक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्जेंट वो सीधे इंप्लाई कर देंगे कि वो डाइवर्जेंट है, यानी वो नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस को सिर्फ डाइवर्जेंट सीक्वेंस ही मानते हैं, यानी कि वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस को भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस ही मानते हैं. उनके बुक में कोई ऐसा दो कैटेगराइजेशन नहीं है कि उसको हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस या ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलेंगे, इट इज सिंपल डाइवर्जेंट सीक्वेंस. और अगर हम अपने एग्जाम की बात करें आईआईटी जैम की, तो वहां पे भी यही है, अ सीक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्जेंट इज सिंपली कंसीडर्ड एज द डाइवर्जेंट सीक्वेंस, और कुछ बोलना ही नहीं है हमने. ठीक है, इट इज सिंपली व्हाट अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस. अगर वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस भी है तो भी हम उसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस ही बोलेंगे. ठीक है, तो अब हम प्रोसीड करेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस की तरफ. सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट अगर मैं बोल रही हूँ कि अ सीक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्जेंट तो इट इज सिंपली डाइवर्जेंट, चाहे भले वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो, वो ऑसिलेट कर रही हो कि नहीं दो तीन रियल नंबर्स के बीच में, बट वी आर गोइंग टू कंसीडर इज एट डाइवर्जेंट, क्योंकि जो कन्वर्ज नहीं करी वो डाइवर्जेंट हो जाएगी. ठीक है, तो लेट मी राइट डाउन हियर फॉर यू
कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस हम किसे कंसीडर करेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू से दैट अ सीक्वेंस an is said to be, sequence an is said to be divergent if it is not convergent, जो कि everybody knows, okay, if it is not convergent, है ना। और या फिर एक दूसरा तरीका इसको और बोलने का क्या है कि हमारे पास एक सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कब बोलते हैं, जब ये डाइवर्ज कर जाए किस पे, इट डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी, या फिर इट डाइवर्जेस टू व्हाट, इट डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटी, है ना। ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्या बोलोगे, या फिर वो क्या हो रहा हो कि दो फाइनाइट नंबर्स के बीच में वो ऑसिलेट कर रहा हो, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो विच ऑसिलेट्स इन बिटवीन व्हाट, इन बिटवीन एनी रियल नंबर्स, तो भी आप उसको बोल सकते हो। या ऐसा दो मतलब इन दोनों में से कोई भी केस ना हो और वो कन्वर्जेंट तो वैसे ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि दैट इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ए एन सीक्वेंस पढ़ा था, है ना, एन, हमने सीक्वेंस पढ़ा एन स्क्वायर, ये दोनों ही कहाँ जा रहे हैं, प्लस इंफिनिटी की तरह। हमने और भी सीक्वेंस पढ़े हैं जैसे माइनस एन, है ना, माइनस का एन स्क्वायर, तो ये दोनों ही सीक्वेंस कहाँ जा रहे हैं, माइनस इंफिनिटी की तरफ। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था एक सीक्वेंस विच इज -1 की पावर एन, तो देखो ये सीक्वेंस अगर आप लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ना तो +1 पे जा रहा, सॉरी, ना तो वो प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है ना माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। सो सीक्वेंस है हमारे पास वो ये है। तो अगर आप देखोगे तो ये सीक्वेंस एक्चुअली क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन -1 एंड +1, एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस आर कंसीडर्ड एज व्हाट, डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस, ठीक है। और हम प्रूव भी करेंगे कि ये कैसे डाइवर्जेंट हो रहा है, ठीक है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, है ना। जैसे अभी हमने एक सीक्वेंस डी एन ले लें विच इज व्हाट, -1 की पावर एन इंटू एन, ठीक। तो आप देखोगे ये अगर हम इवन इंडेक्सिंग कंसीडर करें तो वो प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर हम ऑड इंडेक्सिंग को कंसीडर करें तो वो माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, काइंड ऑफ ऑसिलेटरी सीक्वेंस, और ऑसिलेटरी को हम डाइवर्जेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट से रिलेटेड। इन पे कुछ हमारे पास थ्योरम्स हैं जिनको हम करेंगे, बट एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो है वो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कब बोलते हैं, ठीक है। तो लेट मी राइट डाउन हियर फॉर यू। सो दिस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक सीक्वेंस ए एन है, ठीक है, सीक्वेंस ए एन है, वो क्या बोल रहा है, इज सेट टू, अ सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी डाइवर्जेंट, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो इट डाइवर्जेस टू स्पेसिफिकली प्लस इंफिनिटी, ठीक है, इफ गिवन एनी पॉजिटिव रियल नंबर के, ठीक है, और कितना भी बड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो हाउएवर लार्जर, कितना भी बड़ा आप दे दो, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, ठीक है, एंड ऑब्वियसली किस पे डिपेंड कर रहा होगा, k पे डिपेंड कर रहा हो, डिपेंडिंग ऑन k, सच दैट अगर आप ये डेफिनेशन नहीं भी याद रखोगे इट्स ओके, ठीक है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इनको हम कुछ प्रूफ में यूज करेंगे इसलिए मैं बता रही हूँ। और हम इनको लिखते कैसे हैं, एंड वी सिंपली राइट, व्हाट डू वी राइट, वी राइट दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an गोज टू इन्फिनिटी, है ना। तो क्या बोल रही है ये डेफिनेशन हमारे पास, कि वो प्लस इन्फिनिटी पे तब जाएगा जब मैं कोई भी आपको k दे दूं, है ना, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर k दे दूं, कितना भी बड़ा हो,
उस k से बड़ा एक नंबर हमेशा मेरे को मिल जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली ये मेरे को अनबाउंडेडनेस की तरफ ले जा रहा है। देखो a जो है वो सीक्वेंस का नंबर है, वो k से बड़ा हो जा रहा है। मैंने एक आपको नंबर दिया k और बोला कि सब नंबर्स इसके अंदर होंगे, आप बोलोगे नहीं, एक ऐसा m मैं दे सकती हूँ जिसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा an है वो क्या हो रहा है, मतलब उस m से बड़े जितने भी नंबर है वो सब इस k से बड़े, तो ये आपको अनबाउंडेडनेस की तरफ ले जा रहा है। एंड अभी हम आगे थ्योरम्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि जब भी कोई भी सीक्वेंस जो है वो प्लस इन्फिनिटी पे जा रही है तो क्या हम उसके बाउंडेड नेचर पे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं क्या। सो वी विल कनेक्ट विद दैट ऑल्सो, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है कि यहीं पे एक सीक्वेंस an है, उसको क्या बोलेंगे हम, वो डाइवर्ज कर रहा है कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है। और सेम डेफिनेशन लिखेंगे कैसे, इफ गिवन एनी पॉजिटिव रियल नंबर k। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज होगी, कितना भी बड़ा आप नंबर दे दो, however large, there always exist m, a natural number, again depending on what, depending on k, such that what happens, an less than minus k हो जाएगा for all n greater than equals to n, ठीक। दो यू डोंट नीड टू लर्न दीज डेफिनेशंस, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं हमको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने दिखा दिया कि वो कन्वर्जेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। सो बट क्योंकि मैं आगे आपको कुछ प्रूफ्स बताऊंगी, वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में हमने जितने भी थ्योरम्स किए हैं और जो भी चीज़ें थ्योरेटिकल हमने पढ़ी हैं वो आपको समझ आई हूँ, ठीक है। अब एक और चीज़ है, कुछ बच्चे लास्ट क्लास में एक सवाल पूछ रहे थे, ये नल सीक्वेंस है, ये नल सीक्वेंस है, तो उनमें से कुछ ने बोला कि मैम नल सीक्वेंस क्या होता है, एक बार हमको भी बता दीजिए। तो देखो नल सीक्वेंस क्या है, इफ अ सीक्वेंस an, if sequence an converges to what, converges to 0, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि an जो है वो मेरे पास क्या है, an इज अ नल सीक्वेंस, बस इतनी सी बात है ना। और या फिर हम क्या कह सकते हैं, इफ जीरो इज द लिमिट ऑफ, इफ जीरो इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस an, तो आप बोल सकते हो क्या कि सीक्वेंस an जो है मेरे पास वो कैसी है, दैट इज अ नल सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर कोई भी सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज करे या l उसका लिमिट l इज इक्वल टू जीरो उसका लिमिट हो जाए तो वो सीक्वेंस नल सीक्वेंस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो अगर हमने 1/n लिया, क्योंकि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो आप सबको लगाना आता ही है, 1/n² ले लो, है ना, 1/2 टू द पावर n ले लो, 1/3 टू द पावर n ले लो, ठीक है। या फिर देखो -1 टू द पावर n/n ले लो, कोई भी सीक्वेंस ले लो आप, ये सब कहाँ कन्वर्ज कर रही है, जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रही, तो ये सब के सब सीक्वेंस कैसे कंसीडर करेंगे हम लोग, दे आर कॉल्ड एज नल सीक्वेंसेस, ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए हम इतना काफ़ी रखते हैं, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पे हम डाइवर्जेंट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो बताऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन वी आर गुड टू गो विद द एग्जांपल्स, जहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हमें ऐसे टुकड़ों में क्वेश्चंस को नहीं करना है ना। जैसे एक सीक्वेंस an दे दी, तो पहले मैंने आपको बाउंडेडनेस पढ़ाई, तो मैंने आपको उसके क्वेश्चंस कराए, है ना। समहाउ हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हो, कब, जब मैंने आपको मोनोटोनिसिटी पढ़ाई, ठीक है। तो अभी मेरा टारगेट क्या है कि जो भी कॉन्सेप्ट यूज होने हैं वो मैं आपको एक बार में बता दूं सीधे, किसके लिए, कन्वर्जेंट के लिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि कन्वर्जेंट चेक करने के लिए आपको मोनोटोनिसिटी चेक करनी ही है, आपको बाउंडेडनेस चेक करनी है। तो इंस्टेड ऑफ नाउ रिपीटिंग दीज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, हम एक पूरा क्वेश्चन एक बार में करेंगे, ठीक है। दैट इज वाई नाउ आई एम ट्राइंग टू कवर दी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एज सुन एज पॉसिबल, ताकि हम क्वेश्चंस पे फोकस कर पाए। अभी हमने लिटरली कुछ भी क्वेश्चंस नहीं देखे, पूरा पूरा क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा नहीं देंगे ना कि बाउंडेडनेस चेक करो या केवल मोनोटोनिसिटी चेक करो, वहां हमको सब कुछ देखना होगा, तो हम उस रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो थ्योरी वाला जो पोर्शन है जितनी जल्दी फिनिश हो जाए उतना अच्छा रहेगा, एंड आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग इट।
तो आज के लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्लीज आस्क मी in comment section or on telegram. I'll be happy to answer all your questions. Till then, bye bye, take care, see you in the next class with few more important theorems and statements, and then we'll proceed with the questions. Do not miss any class. Please watch all the classes very sincerely. Okay, okay, bye bye, take care.